नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केवल गंगराड़े, जो बंसल हॉस्पिटल में सीनियर ऑर्थोपेडिक ऑर्थोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर केवल, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कंधे के दर्द के बारे में और उसके इलाज के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर केवल से सलाह ले सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर केवल से सलाह ले सकते हैं। तो डॉक्टर केवल, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कंधे के जॉइंट यानी शोल्डर के जॉइंट में कॉमनली किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं? जी कंधे की समस्याओं को हम एज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। यदि यंग पॉपुलेशन जज करें तो यंग पॉपुलेशंस जो कॉमनली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं या खेल कूद में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें कंधा उतरना या कंधा जॉइंट डिसलोकेशन जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही उनमें मसल टीयर या लिगामेंट टीयर जैसी कंडीशंस भी देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशंस जैसे जिनमें बार बार हाथ ऊपर नीचे करना होता हो या कंधे के ऊपर के काम करने हो या फिर कंधे पर बार बार स्ट्रेस आता हो, उस कंडीशन में पेशेंट्स को इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, मसल टीयर या टेंडिनोसिस या टेंडिनाइटिस जैसी समस्याएं देखी जा सकती है। वहीं यदि हम एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें तो उनमें एज रिलेटेड चेंजेस होने के कारण मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, मसल गिव अप करने लगती हैं। वह छोटे से इंजरी या छोटा सा झटके लगने पर भी मसल फट सकती है। साथ ही फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्या हो सकती है या फिर आर्थराइटिस की समस्या हम एल्डरली पॉपुलेशन में कॉमनली देखते हैं। इसके अलावा जॉइंट में होने वाले फ्रैक्चर या कैंसर या ट्यूमर, हड्डियों के ट्यूमर, यह कंडीशंस यंग और एल्डरली दोनों ही प्रकार की पॉपुलेशन में हम देखते हैं कॉमनली। जी डॉक्टर, अगर बात करें शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में, तो क्या लिगामेंट रप्चर से ही इसका कुछ कनेक्शन होता है? क्या होता है शोल्डर डिसलोकेशन? जी, शोल्डर डिसलोकेशन यह कंधा उतरना समस्या होती है जिस नॉर्मली जो यंग पेशेंट्स रहते हैं, जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, हॉकी या फिर फुटबॉल जैसे गेम्स खेलते हैं, उनमें सडन शोल्डर पर इंजरी या फिर हाथ के बल गिरने पर कंधा डिसलोकेट हो सकता है। यदि नॉर्मल एनाटॉमी की बात करें तो कंधे का जो जॉइंट होता है वह बॉल एंड सॉकेट टाइप का एक जॉइंट होता है, जिसे स्टेबिलिटी देने के लिए कंधे में कई सारे लिगामेंट्स, मसल होते हैं जो जॉइंट को स्टेबल बना के रखते हैं। बट यदि जब पेशेंट को इंजरी होती है तो वह कंधा स्लिप हो जाता है, जिसमें बॉल सॉकेट में से स्लिप हो जाता है। वह जॉइंट के आसपास जो लिगामेंट या कैप्सूल जो जॉइंट को स्टेबल बना के रख रहे हैं वह फट जाते हैं, जिसके कारण जॉइंट को एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है, वह कंधा उतर जाता है। यदि इसे प्रॉपरली ट्रीट न किया जाए तो ओवर द टाइम यह कंधा डिसलोकेट होने की समस्या बार बार हो सकती है। तो पेशेंट की नॉर्मल पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे कि हम कुछ चीज़ थ्रो कर रहे हैं, बॉल थ्रो करना या ओवरहेड एक्टिविटी करना, उस कंडीशन में भी ये जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। इसीलिए पेशेंट को चाहिए कि वह शुरुआती स्टेज में ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए, ताकि यह कंधा उतरने की समस्या बार बार ना हो, वह आगे के कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके। जी डॉक्टर, इसी बीच हमारी कॉलर जुड़ गई हैं नर्मदा भोपाल से। जी नर्मदा, आप डॉक्टर से सवाल कर सकती हैं। संपर्क टूट गया उनसे। डॉक्टर, अगर बात करें शोल्डर डिसलोकेशन की, तो क्या लक्षण होते हैं और इसका कैसे इलाज किया जाता है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि कभी कभी इंजरीज के कारण, और एक बहुत बड़ा फैक्टर है लिगामेंट रप्चर, तो क्या इसके अलावा और क्या, कैसे पता चलता है कि शोल्डर डिसलोकेशन की ही प्रॉब्लम है? जी, शोल्डर डिसलोकेशन के पेशेंट्स नॉर्मली दो कंडीशंस में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एक है एक्यूट स्टेज, जिसमें शोल्डर डिसलोकेट हो चुका हो उस स्थिति में, या फिर क्रोनिक स्टेज, जो पेशेंट्स बार बार कंधा उतरने की समस्या से परेशान हो। तो एक्यूट स्टेज में नॉर्मली जब कंधा उतर जाता है तो पेशेंट को काफ़ी सीवियर दर्द होता है, कंधे की हल्की सी मूवमेंट में भी दर्द होने लगता है, और इस कंडीशन को नॉर्मली हम एज ए इमरजेंसी ट्रीट करते हैं। वह इमीडिएटली इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इसे थोड़ा सा बेहोशी की दवाई देकर कंधे को जगह पर बिठाया जाता है। इसमें कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिससे कि कंधे को जगह पर बिठाया जा सके। और कंधे को जब जगह पर बिठा दिया जाता है, उसे 2 से 3 हफ्ते के लिए रेस्ट एडवाइस किया जाता है, और 3 हफ्तों के बाद कंधे की कुछ एक्सरसाइजेज शुरुआत की जाती है।
किंतु यंग पेशेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि यंग पेशेंट्स में कंधा उतरने की समस्या बार बार होती है, या उनमें यंग पेशेंट्स में कंधा बार बार उतरने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें जो कैप्सूल या लिगामेंट होते हैं वह प्रॉपरली हील नहीं होते, वह ऑल द टाइम यह डिसलोकेशन बार बार होने लगता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 1 महीने में ही 2 बार 3 बार डिसलोकेशन की समस्या लेकर आते हैं। इन पेशेंट्स को चाहिए कि वो जल्द से जल्द कंधे के डिसलोकेशन का इलाज करवाए, ताकि यह डिसलोकेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके। वहीं हम क्रोनिक स्टेज की बात करें कि जो पेशेंट्स प्रीवियस हिस्ट्री के साथ आते हैं कि उनका लास्ट 1 साल में या 6 महीने में 4 बार 5 बार कंधा उतर चुका है, वह बिठाने के लिए उन्हें किसी डॉक्टर से परामर्श करना पड़ा, उस कंडीशन में भी यदि वह प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें, उसमें कुछ सर्जरीज एडवाइस की जाती है, जिससे कि कंधा उतरने की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। जी डॉक्टर, इसी बीच हमारे साथ उज्जैन से कॉलर जुड़ गई हैं अमीता जी। अमीता, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर से। अमीता, आप सवाल कर सकती हैं। जी जी डॉक्टर से सवाल करें अमीता। जी डॉक्टर साहब, ये मुझे मेरे राइट शोल्डर में हाथ जी। पीछे करने पर पेन होता है। ओके, और इसके अलावा और कोई तकलीफ अमिता जी? नहीं, बस मुझे गर्दन में भी कभी कभी दर्द आ जाता है, और वो ट्रांसफर लेफ्ट साइड लेफ्ट शोल्डर पर भी आ जाता है मुझे। ओके, ये तकलीफ कितने दिनों से है आपको? ये मुझे 8-10 दिन हो गए। ओके, तो रिसेंटली कोई इंजरी हुई है, यानी चोट लगी, या फिर कोई अचानक वेट वगैरह उठाया हो आपने कोई? अचानक। जी, कोई चोट लगी थी आपको? नहीं, कोई चोट नहीं लगी थी, ओके, बिल्कुल नहीं। हाथ में साथ में कोई झुंझुनाहट वगैरह तो महसूस नहीं होती आपको? कंधे के दर्द? होते वक्त ऐसा लगता है कि उंगलियों में झुंझुनाहट सी आ जाती है। ओके, सी आपको दोनों ही सर्वाइकल जो है नेक गर्दन की आप समस्या बोल रहे हैं, तो गर्दन की और एक्सरे की दोनों की समस्या हो सकती है, तो उसे एक बार क्लिनिकली जज करना होगा कि एग्जैक्टली आपको कंधे का प्रॉब्लम है या गर्दन की समस्या के कारण कंधे में दर्द शुरू हो गया है। तो इसके लिए कुछ एक्सरे व एक एमआरआई की जांच होगी, जिससे क्लियर हो जाएगा कि आपको मेनली कंधे का इशू है या फिर गर्दन सर्वाइकल डिस्क का प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा कि ट्रीटमेंट गर्दन की एक्सरसाइजेस पर फोकस करना है या फिर शोल्डर पर फोकस करना है। बिल्कुल, तो अमीता, आपको डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि स्कैन होगा, एक्सरे या फिर एमआरआई स्कैन, और उसके बेसिस पे फिर पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है और उस हिसाब से आपका इलाज होगा। डॉक्टर, इसी बीच एक और कॉलर इंदौर से जुड़ गए हैं, आनंद जी। आनंद, आप सवाल कर सकते हैं। आनंद से संपर्क टूट गया है। डॉक्टर, अगर बात करें कंधा बार बार उतरने की परेशानी की, तो उसे पूरी तरह कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि कई बार लोगों को बहुत बार रिपीट होता है डिसलोकेशन, तो पूरी तरह कैसे इससे निजात पाया जा सकता है? जी, जो पेशेंट्स बार बार कंधा उतरने की समस्या से परेशान होते हैं, उनका लाइफस्टाइल काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे कि उन्हें एक डर बैठ जाता है कि हम यदि कोई कंधा ऊपर की एक्टिविटी, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करेंगे तो हो सकता है कंधा डिसलोकेट हो जाए, तो वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ व्यतीत करने लगते हैं, ओवरहेड एक्टिविटीज़ अवॉइड करते हैं। बट यदि वो ये पेशेंट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, तो इस कंधा उतरने की समस्या को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। नॉर्मली हम इसमें 2 तरह के ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। एक होता है दूरबीन पद्धति द्वारा, जिसमें यदि शोल्डर का कैप्सूल या लिगामेंट कॉम्प्लेक्स की क्वालिटी व बोन क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, तो उसमें हम दूरबीन पद्धति द्वारा रिपेयर करते हैं। इसमें कंधे में 2 से 3 की होल्स बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू हमारा कैमरा व इंस्ट्रूमेंट जाता है, व उसके थ्रू एक स्पेशल टाइप के एंकर सूचर्स आते हैं, जिसके मदद से हम कैप्सूल या लिगामेंट जो फटा हुआ है उसे उसकी नॉर्मल पोजीशन पर रिपेयर कर देते हैं। और वो 3 से 4 हफ्ते के रेस्ट के बाद कंधे की एक्सरसाइजेज शुरू की जाती है, और नॉर्मली 3 से 4 महीने के टाइम में कंधा पूरी तरफ से नॉर्मल फंक्शन के लायक हो जाता है। वहीं दूसरा ऑपरेशन जो बोन ब्लॉक प्रोसीजर कहा जाता है, इसे मेडिकल टर्म में लटाजेट सर्जरी कहते हैं। इसमें इस ऑपरेशन को नॉर्मली रिजर्व रखा जाता है उन केसेस के लिए जो दूरबीन पद्धति द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद फेल हो चुके हों, या फिर टिश्यू क्वालिटी या लिगामेंट की क्वालिटी या फिर बोन लॉस होने पर यह बोन ब्लॉक प्रोसीजर की जाती है। बोन ब्लॉक प्रोसीजर का एडवांटेज यह है कि इसमें जॉइंट फिर से डिसलोकेट होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
जी डॉक्टर, इसी बीच हमारी अगली कॉलर जुड़ गई है पूर्णिमा इंदौर से। जी पूर्णिमा, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर से। जी मम्मी का ना फ्रोजन शोल्डर मतलब नस दबी हुई है जी मम्मी की। जी एक्सरे और सोनोग्राफी दोनों हुआ है। तो ओके सोनोग्राफी में तो कुछ नहीं आया, बट एक्सरे में आया है कि नस दबी हुई है। 8 महीने हो गए, एक्सरसाइज प्रॉपर चल रही है, बट कुछ रिलीफ हो नहीं रहा है उनको। ओके। एक्सरसाइजेस के अलावा और कोई ट्रीटमेंट भी लिया है, जैसे जॉइंट में इंजेक्शन या फिर कोई और एक्सरसाइज प्रोटोकॉल? तो तमोद नीमा उनने बोला था कि अपन इंजेक्शन देते हैं, बट हम लोग ने इंजेक्शन नहीं दिलवाया मम्मी को। क्योंकि हड्डी में लग रहा था, तो लगा कि पता नहीं ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इस चक्कर में फिर नहीं लगवाया इंजेक्शन। पहले वो बोले थे पता नहीं शोल्डर में वो रस्सी टाइप कुछ होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, बट वो भी कुछ प्रॉब्लम निकली नहीं। ओके ओके। लेकिन उन्हें मम्मी का मेडिकली बिल्कुल और कोई समस्या भी है, शुगर या फिर थायराइड नहीं, की? नहीं शुगर थायराइड कुछ नहीं, बट मम्मी को रिलीफ ही नहीं हो रहा। 2-3 डॉक्टर्स को दिखा दिया, बट कुछ रिलीफ नहीं हो रहा है। प्रॉपर एक्सरसाइज भी चल रही है, बट बिल्कुल भी रिलीफ नहीं हो रहा है। जी जी पूर्णिमा जी, नॉर्मली फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट स्टेप वाइज होता है। जैसे आपको एक्सरसाइज से लग रहा है कि उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेज है कि आप बेटर है इंजेक्शन के लिए ऑप्ट करें। इंजेक्शन से कंधे में जो दर्द है, सूजन है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिससे कि पेशेंट को एक्सरसाइज करने में काफ़ी मदद होती है। नॉर्मली होता है कि जब पेन होता है उसके साथ एक्सरसाइज पेशेंट उतनी तरह कंफर्टेबली नहीं कर पाता, और यदि इंजेक्शन लग जाता है तो जॉइंट की सूजन दर्द काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी, वो एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट कर पाएंगे। तो यूजुअली इंजेक्शन के बाद 2 से 3 महीने में यह जॉइंट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। जी तो पूर्णिमा, जैसा डॉक्टर ने कहा कि जो जॉइंट में इंजेक्शन है वो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन होता है रादर देन एक्सरसाइज, क्योंकि कई बार पेन इतना ज़्यादा होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो पेन किलर इंजेक्शंस होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। डॉक्टर केवल अगर बात करें कंधे की मसल या टंडन, जो टेंडन होता है वो फट जाने का, तो क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं अगर टेंडन टीयर हुआ है तो? जी नॉर्मली शोल्डर जॉइंट में, जैसे कि मैंने बताया, कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स मसल ग्रुप होता है। तो इसमें एक 4 स्पेशल ग्रुप की मसल होती हैं, जो एक रोटेटर कफ मेडिकली हम उसे कहते हैं। रोटेटर कफ मसल का मेन फंक्शन होता है कि जॉइंट की मूवमेंट को कंट्रोल करना। जैसे जब हम ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं या हाथ ऊपर उठाते हैं, तब सबसे इम्पोर्टेंट ये रोटेटर कफ मसल्स काम करती हैं। बट विथ एज धीरे धीरे ये मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं, या मसल पर रिपीटेड लोडिंग या ओवर स्ट्रेस होने के कारण, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस आने के कारण कंधे पर ये मसल्स ओवर द टाइम वीक हो जाती है। वह अल्टीमेटली माइनर चोट लगने पर या एक्सीडेंटल फॉल होने पर यह मसल फट सकती है। तो नॉर्मली हम जो एज ग्रुप देखते हैं वह 40 प्लस एज ग्रुप जो होता है, जिसमें मसल्स कमज़ोर हो चुकी हो या मसल में थोड़ा बहुत टीयर डिजनरेशन दिखाई देने लगता है। सो नॉर्मली पेशेंट्स 50 प्लस 60 प्लस पेशेंट्स हमारे पास शोल्डर या कफ टीयर की कंप्लेंट लेकर आते हैं। वो अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट डिस्क्राइब किया जाता है। जी डॉक्टर, इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं श्याम महू से। जी श्याम, आप सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, मैं श्यामलाल पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर, हाँ मेरे साल मेरे को मैं खेत पे ऊपर गया था। वहाँ पर मैं अपने जो कंधा है अपने दाहिना पर गिर गया था। तो मेरा आज बदल गया है, और मैं करता हूँ घुमा के उठने के बाद में, और जैसे हाथ में खड़ा करता हूँ तो मेरे को दर्द। जी आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी। सर मैं श्याम पंडित नाम भी बता रहा हूँ। हाँ, कंधे में आपको क्या समस्या हो रही है? कंधे को मेरे बीच की हड्डी में हाँ वहाँ जो वहाँ से मेरे दर्द हो रहा है। मैं गिर गया था हाँ हाँ मेरे कंधे के बल। सर तो मुझे सर- लगता है उनका कहना है कि उनको मसल इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट या वो गिर गए थे इस चक्कर में। हो सकता है कुछ मसल इंजरी की ही बात कर रहे हैं वो। ओके ओके। नहीं, बट उसमें रूल आउट करना चाहूँगा कि मसल इंजरी के साथ कोई फ्रैक्चर या जॉइंट में कोई और कोई इंजरी नहीं हुई हो, क्योंकि नॉर्मली जो शोल्डर में भी उन्हें प्रॉब्लम होगा कि फ्रैक्चर या मसल टीयर होने के कारण जॉइंट की मूवमेंट काफ़ी कम हो गई होगी। तो इससे भी एक तरह का फ्रोजन शोल्डर कंपोनेंट ही आप समझ सकते हैं कि जॉइंट की मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई होगी। तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी होगी, बट पहले एक रूल आउट करना होगा कि माइनर कोई फ्रैक्चर या मसल टीयर किस टाइप का है।
उसमें एक MRI की जांच लगेगी, जिससे क्लियर हो जाएगा कि मसल टियर कितना है या कितनी सीवरिटी का है। उस बेसिस पे फर्दर ट्रीटमेंट कोर्स डिसाइड होगा। जी डॉक्टर, हमारे अगले कॉलर उज्जैन से जुड़ गए हैं, योगेश जी। योगेश, आप सवाल कर सकते हैं। योगेश, आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर केवल आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर की। तो फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानना चाहूंगी, क्या होता है फ्रोजन शोल्डर? जी, फ्रोजन शोल्डर जैसे कि मैंने बताया कि जब माइनर इंजरी समझिए या कोई चोट लग जाती है कंधे में, या फिर कंधा कुछ समय के लिए रेस्ट पर रखा जाता है, कुछ हाथ की इंजरी हो या रिस्ट में कोई फ्रैक्चर हो, सो जब कंधा रेस्ट पे रखा जाता है, उन पेशेंट्स में कंधे की जो मसल्स होती है, लिगामेंट होती है, वो ऑल द टाइम वहाँ पे सूजन आने के साथ साथ वो सिकुड़ जाती है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके कारण वो शोल्डर की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने लगती है। कॉमनली हम देखते हैं कि डायबिटिक, थायराइड पेशेंट्स, यह पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। और आजकल नॉर्मल पेशेंट्स जो OPD में प्रेजेंट करते हैं, वह फ्रोजन शोल्डर की समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो जब कंधे की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगती है, सो ओवर द टाइम पेशेंट्स को दर्द काफ़ी महसूस होने लगता है। दर्द के कारण रात में नींद डिस्टर्ब हो जाती है। वह रूटीन एक्टिविटीज़ या रेगुलर एक्टिविटीज़ करने में भी कंधे के कारण प्रॉब्लम्स आने लगती है। जी डॉक्टर, बिल्कुल। तो एक तरह से स्टिफनेस आ जाती है और मूवमेंट नहीं हो पाता है, उसी को हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। हमारे साथ इस बीच भोपाल से कॉलर जुड़ गए हैं, नर्मदा जी। नर्मदा, आप सवाल कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। जी बोलिए, सवाल पूछिए। सर कंधे में दर्द होता है सर। कितने दिनों से हो रहा है दर्द आपको? सर ये करीब में 2-3 साल से एक्सीडेंट हुआ था, तो वो गिर गया था सर। वो कंधे में दर्द होता है एक साइड का, लेफ्ट साइड का दर्द। जी, एक्सीडेंट के बाद कोई चोट या कुछ था आपको, एक्सरे या कुछ जांचों में? सर चोट पैर में आई थी सर, वो फ्रैक्चर हो गया था पैर। तो जब से सर दर्द कुछ ज्यादा होता है, जैसे मौसम ठंडा होता है ना, इसलिए कुछ ज्यादा होता है। जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कंधे में जैसे चोट होने के कारण मसल टियर या फिर कोई माइनर फ्रैक्चर हो सकता है, जो कंधे में दर्द का एक कारण हो सकता है। तो इसके लिए वही कुछ जांचें करनी होगी आपकी, एक्सरे की, और क्लिनिकली एक बार इवेलुएट करना होगा कि आपको मेनली प्रॉब्लम बोन रिलेटेड या शोल्डर जॉइंट के कारण है या फिर मसल चोट के कारण है। तो आप एक बार परामर्श डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श लें कि वह प्रॉब्लम एग्जैक्टली किस चीज़ का है, और उस बेसिस पे आपका फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। बिल्कुल, तो मुझे लगता है नर्मदा जी आपको मिल गया होगा जवाब कि आपको क्या करना है। ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है, और एक बार जब आप उनसे जानकारी लेंगे और जो भी जांच होंगी, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर, एक और कॉलर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, RK जी। RK, आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं RK अग्रवाल डॉक्टर साहब भोपाल से बोल रहा हूँ, आपके बंसल हॉस्पिटल के पास में शाहपुरा रहता हूँ। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस शोल्डर के बारे में और नेक के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे बचने के लिए आप किस तरह की कॉमन एक्सरसाइजेज छोटी मोटी बता देंगे, जिससे करने से हम बच सकें? जी सर, जी सर। मेनली मैं जो सजेस्ट करता हूँ सर, मेरे 5 से 6 स्पेशल कुछ एक्सरसाइजेस है, मैं जस्ट उनको एक समराइज कर देना चाहूँगा। फॉर नेक एक्सरसाइजेज, जैसे आपने कहा कि नेक के लिए जैसे स्ट्रेचिंग इज सफिशिएंट, यानी आप फॉरवर्ड बेंडिंग या फिर बैकवर्ड बेंडिंग और साइड टर्निंग, यानी ये 3 एक्सरसाइजेस रहती हैं, और साथ में एक शोल्डर श्रग एक्सरसाइजेस रहती है, जैसे शोल्डर्स को आप लिफ्ट करें। ये 3 एक्सरसाइजेस नेक के लिए सफिशिएंट होती है। और शोल्डर के लिए स्पेसिफिकली 4 एक्सरसाइजेस रहती हैं, जैसे एक टॉवल स्ट्रेच कहता हूँ नॉर्मल टर्म में। इसमें जैसे हम बैक क्लीन करने के लिए टॉवल का यूज़ करते हैं, उसी तरह से टॉवल यूज़ करके शोल्डर को स्ट्रेच कर सकते हैं। साथ में डोर स्ट्रेच रहता है कि हम डोर के कॉलम पे जब खड़े रहें तो शोल्डर को स्ट्रेच करें सामने की तरफ पुश करते हुए। और वॉल स्लाइड एक्सरसाइज होती है कंधे के लिए, कि जब वॉल की तरफ फेस करते हुए हम हाथ को ऊपर लेके जाएं, ताकि धीरे धीरे हमारा शोल्डर स्ट्रेच होने लगे। सेम वे वॉल की साइड में फेस करते हुए जैसे हम हाथ ऊपर लेके जाएं, तो भी कंधे के मसल्स स्ट्रेच होंगे सर। और एक है सिंपल पुशअप्स रहते हैं, वॉल को फेस करते हम वॉल पुशअप्स करें, ताकि स्कैपुलर मसल्स में भी स्ट्रेचिंग हो। तो ये 4 से 5 मेन एक्सरसाइजेस हैं सर, जो नेक एंड शोल्डर दोनों को कवर करेगी, और काफ़ी हद तक इससे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा।
बिल्कुल। और डॉक्टर वैसे भी एक्सरसाइजेज मुझे लगता है खास करके जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं ये काफ़ी कारगर साबित होती हैं जब हमें कोई इंजरी हो गई हो या फिर कोई स्ट्रेन आ गया हो, तो मुझे लगता है मसल्स के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। अगर बात करें शोल्डर आर्थराइटिस की, ये क्या होता है मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ये वर्ड सामने आता है तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शोल्डर आर्थराइटिस क्या होता है। जी, नॉर्मली आर्थराइटिस का एक कंसेप्ट है कि हम नी या हिप जॉइंट में आर्थराइटिस देखते हैं, बट शोल्डर जॉइंट भी एक आर्थराइटिस के लिए प्रोन होता है। जैसे कि हमने अदर कंडीशंस की बात की कि शोल्डर डिसलोकेट होना या फिर कंधे के मसल्स में टीयर होना, इस कंडीशंस में यदि इन कंडीशंस को इनिशियल स्टेजेस में प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता तो ओवर द टाइम जैसे 2 साल 3 साल यदि नेग्लेक्ट करते रहें तो एक कंधे के जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है जो जॉइंट मूवमेंट को फ्री बनाता है, वह कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, वह सेकेंडरी आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्रिएट करने लगता है। और आर्थराइटिस होने के कारण पेशेंट्स को वही कंटिन्यूस दर्द बना रहता है, नॉर्मल शोल्डर मूवमेंट में भी दर्द होने लगता है, रात में अचानक दर्द होने के कारण नींद खुल जाना, वह लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्ट होने लगती है। जी डॉक्टर, तो शोल्डर आर्थराइटिस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन अगर हो जाता है या मुझे लगता है अगर कभी इंजरी हो जाती है तो भी इसकी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। डॉक्टर केवल जानना चाहेंगे कि अगर एज डिपेंडेंसी की बात करें तो क्या अलग अलग एज पर शोल्डर का पेन भी अलग अलग कंडीशंस के कारण या एक्टिविटीज़ के कारण होता है? जी, इनिशियली जैसे हमने बात की कि यंग पेशेंट्स जो हैं जो नॉर्मली एक रूटीन लाइफस्टाइल व्यतीत करते हैं, उनमें जब मसल्स स्ट्रेंथ या लिगामेंट की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है तो उन पेशेंट्स में नॉर्मली लिगामेंट टीयर या लिगामेंट फटना जैसी कंडीशंस नहीं होती है, बट ओवर स्ट्रेस के कारण वह टेंडन या मसल्स में सूजन आने लगती है, जिसे कॉमनली हम टेंडिनोसिस या टेंडिनाइटिस कहते हैं। इस तरह की समस्याएं हो सकती है, या फिर मसल फटीग होने के कारण मसल्स वीक हो जाती है जो एक कंटिन्यूस मसल स्पाज़म या मसल एक बना के रखती है। बट वहीं जब एज रिलेटेड या जब मसल्स कमज़ोर हो चुकी होती हैं तो मसल कमज़ोर होने के कारण मसल गिव अप कर जाती है और मसल फट सकती है। तो नॉर्मली जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसमें आर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर या फिर मसल टीयर जैसी समस्या हम देखते हैं, जिसका ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंटेशन डिसाइड किया जाता है। जैसे कि एल्डरली पॉपुलेशन यदि मसल टीयर के साथ आ रही है तो हम उसमें कुछ स्पेशल टाइप के ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं, बट यही यदि मसल टीयर काफ़ी सीवियर हो या फिर कंधे की मूवमेंट काफ़ी हद तक ब्लॉक हो गई हो तो उस कंडीशन में मसल रिपेयर भी एडवाइस किया जाता है। सो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में प्रेजेंट हो रहा है, वह किस सीवियरिटी का मसल टीयर है। जी डॉक्टर, इसी बीच हमारी अगली कॉलर रायपुर से जुड़ गई हैं आकांक्षा। जी आकांक्षा, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर केवल से। सर नमस्ते। मैम आपको भी नमस्ते। नमस्ते सर, हमें ये पूछना है कि हमारी आंटी हैं, उनकी एज 60 साल है, उनको पैर के सोल यानी तलवों में बड़े बड़े कौन हो गए हैं 5-6, वो काफी टाइम से हो गए हैं सर, 5-6 साल हो गए हैं। उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था तो उन्होंने सेलेक्टिन पेंट यानी लोशन दिया है लगाने के लिए बाहर से लोकल एप्लीकेशन के लिए। तो सर ये कौन क्या लोकल एप्लीकेशन से सही में निकलते हैं या इसमें कुछ करवाना पड़ता है सर्जरी वगैरह? जी, पहले तो हमें रूल आउट करना होगा कि कौन होने का रीज़न क्या है ना। नॉर्मली समटाइम होता है कि फुट का जो चलने का पोस्चर है वो गलत हो, या फिर जो फुटवेयर्स यूज़ करते हैं वो सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहे हो। तो कुछ स्पेशल फुट के लोकेशंस है जहाँ पे प्रेशर कंटिन्यूस बना रहता है जिसके कारण कॉर्न बन जाते हैं। तो यदि ये फुटवेयर या फिर फुट की कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले यदि उसे ट्रीट करेंगे तो ये कॉर्न ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और यदि सिंपल कॉर्न है ड्यू टू कंटिन्यूस प्रेशर, ये स्किन जो आप सॉल्यूशन बता रहे हैं उससे भी रिस्पॉन्ड करता है, बट इससे रिकरेंस की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि जब तक मेन प्रॉब्लम फुट या फुटवेयर का ट्रीट नहीं होगा तब तक ये समस्या पूरी तरह से नहीं जाएगी। जी आकांक्षा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा ऐसा आशा करते हैं। और डॉक्टर केवल बात हुई है पोस्चर की, तो मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में हम सभी ने वर्क फ्रॉम होम किया, तो ऐसे में बहुत सारे पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हुए हैं और उसके कारण मुझे लगता है शोल्डर पेन काफ़ी बढ़ गया है, खास करके जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनके में ज़्यादा हो गया है ये शोल्डर पेन का। तो क्या कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं वो? जी, शोल्डर पेन या बैक पेन होना एक कॉमन कॉज आप समझे तो है कि स्ट्रेचिंग या रेगुलर एक्सरसाइजेस की कमी होना। नॉर्मली हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंप्यूटर पर सिटिंग पोजीशन में रहते हैं या फिर डेस्क जॉब में रहते हैं,
तो हम 2-3 घंटे तक सेम पोस्चर में काम करते रहते हैं, जिससे कि मसल्स स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती, वह कंटिन्यूस ये मसल स्ट्रेस बने रहने के कारण एक दर्द सा बनने लगता है। सो नॉर्मली हमें चाहिए कि जब हम डेस्क जॉब कर रहे हों या कंप्यूटर पे हों, तो हर 1 घंटे के गैप में 5 से 10 मिनट के लिए नॉर्मली थोड़ा सा वॉक करें या फिर स्ट्रेचिंग, शोल्डर स्ट्रेचिंग करें, नेक स्ट्रेचिंग करें। वह सीटिंग के समय में भी जैसे कंटिन्यूस हम शोल्डर पर अगर एक या स्ट्रेस आ रहा हो तो शोल्डर स्ट्रेच करें, या फिर नॉर्मली जब सिटिंग पोस्चर में हो तो बैक कुशन या फिर बैक कवर का यूज़ करें ताकि बैक पर कंटिन्यूस लोड ना बने। तो इस तरह के कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशंस करके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम इस तरह के जो कंटिन्यूस एक है या फिर बॉडी पोस्चर की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर केवल, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी खास जानकारी दी, खास करके स्ट्रेचिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, शोल्डर पेन की प्रॉब्लम, और एक्सरसाइज भी आपने बताई किस तरह से हम शोल्डर पेन से निजात पा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।